हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के होने वाले साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, अपने दोस्तों को आज के हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। पहला ऑप्शन है 1990, दूसरा ऑप्शन है 1972 से 73, तीसरा ऑप्शन है 2007 से 8 या चौथा ऑप्शन है शुरू नहीं हुआ। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1972 से 73 के बीच, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 से 73। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन रॉबर्ट कोच, तीसरा ऑप्शन एडवर्ड जेनर या चौथा ऑप्शन रोनाल्ड रास। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा ऑप्शन पारा, तीसरा ऑप्शन सोडियम या चौथा ऑप्शन सोना। तो सोडियम एक ऐसी मुलायम धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है क्रोमियम, तीसरा ऑप्शन है तांबा या चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम। तो क्रोमियम एक ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण कौन है। पहला ऑप्शन चींटी, दूसरा ऑप्शन डेंगू मक्खी, तीसरा ऑप्शन मकड़ी या चौथा ऑप्शन घरेलू मक्खी। तो संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक घरेलू मक्खी है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, घरेलू मक्खी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जरायुज है। पहला ऑप्शन मनुष्य, दूसरा ऑप्शन मुर्गी, तीसरा ऑप्शन कौवा या चौथा ऑप्शन बतख। तो इनमें से जो मनुष्य हैं वह एक जरायुज जंतु हैं, क्योंकि यह सीधे बच्चे को जन्म देती हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाती है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन गुरुत्वीय बल, दूसरा ऑप्शन स्थिर विद्युत बल, तीसरा ऑप्शन घर्षण बल या चौथा ऑप्शन चुंबकीय बल। तो स्थिर विद्युत बल के कारण शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर विद्युत बल। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। पहला ऑप्शन लकड़ी, दूसरा ऑप्शन केरोसिन, तीसरा ऑप्शन एलपीजी या चौथा ऑप्शन हाइड्रोजन। तो इनमें से जो हाइड्रोजन ईंधन है उसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, इसलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है। पहला ऑप्शन XY, दूसरा ऑप्शन XX, तीसरा ऑप्शन दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो XY है वह शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, XY। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग में बनता है। पहला ऑप्शन रेटिना, दूसरा ऑप्शन आइरिस, तीसरा ऑप्शन कार्निया या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिना। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि खरीफ फसल का उदाहरण है। पहला ऑप्शन गेहूं, दूसरा ऑप्शन चना, तीसरा ऑप्शन आलू या चौथा ऑप्शन धान। तो इनमें से जो धान है वह खरीफ फसल का उदाहरण है, इसलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, धान। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? पहला ऑप्शन 8, दूसरा ऑप्शन 9, तीसरा ऑप्शन 10 या चौथा ऑप्शन 7। तो हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 8। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण हमेशा पहला ऑप्शन हानिकारक है, दूसरा ऑप्शन लाभदायक है, तीसरा ऑप्शन ना हानिकारक और ना लाभदायक, या चौथा ऑप्शन कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होती हैं। तो घर्षण बल कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक होता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन पॉलिस्टर, दूसरा ऑप्शन नायलॉन, तीसरा ऑप्शन कपास या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पैराशूट बनाने के लिए नायलॉन रेशा का उपयोग किया जाता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नायलॉन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव के कानों के लिए श्राव्यता पारस है। पहला ऑप्शन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन 20,000 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन 2,000 हर्ट्ज या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मानव के कानों के लिए श्राव्यता पारस 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? पहला ऑप्शन रिएक्टर पैमाना, दूसरा ऑप्शन कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन भूकंप लेखी या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप लेखी के उपयोग से हम लोग भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भूकंप लेखी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विश्व तापन का प्रमुख कारण है। पहला ऑप्शन नाइट्रोजन का बढ़ती मात्रा, दूसरा ऑप्शन ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, तीसरा ऑप्शन ओजोन की बढ़ती मात्रा या चौथा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तो विश्व तापन के लिए प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा है, इसलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि संकटापन्न प्रजाति हैं। पहला ऑप्शन घोड़ा, दूसरा ऑप्शन गाय, तीसरा ऑप्शन कुत्ता या चौथा ऑप्शन बाघ। तो इनमें से जो बाघ है वह संकटापन्न प्रजाति है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बाघ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होती हैं? पहला ऑप्शन कोशिका झिल्ली, दूसरा ऑप्शन केंद्रक, तीसरा ऑप्शन कोशिका भित्ति या चौथा ऑप्शन जीव द्रव। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती हैं, जो सिर्फ पेड़ पौधे में पाई जाती हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जल शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन ब्रोमीन, दूसरा ऑप्शन क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन या चौथा ऑप्शन नाइट्रोजन। तो जल शुद्धिकरण में हम लोग क्लोरीन अधातु का उपयोग करते हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम है। पहला ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा ऑप्शन है एरिथ्रोमाइसिन या चौथा ऑप्शन है पेनिसिलिन। तो विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम पेनिसिलिन है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पेनिसिलिन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? पहला ऑप्शन 2:1, दूसरा ऑप्शन 1:2 या तीसरा ऑप्शन 2:2 या चौथा ऑप्शन 1:1। तो पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस का अनुपात 2:1 होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2:1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? पहला ऑप्शन हाइड्रा, दूसरा ऑप्शन पैरामेसियम, तीसरा ऑप्शन अमीबा या चौथा ऑप्शन बैक्टीरिया। तो इनमें से जो अमीबा है वह द्विखंडन द्वारा जनन करती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अमीबा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से पहला ऑप्शन घटता है, दूसरा ऑप्शन बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन कोई प्रभाव नहीं पड़ता या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
बी बढ़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईंधन की ऊष्मीय मान का मात्रक होता है। पहला ऑप्शन किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन किलो जूल, तीसरा ऑप्शन किलो जूल प्रति किलोग्राम या चौथा ऑप्शन किलो प्रति जूल। तो ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, किलो जूल प्रति किलोग्राम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरावस्था की उम्र है। पहला ऑप्शन 11 से 19 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 6 से 10 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 0 से 6 वर्ष या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो किशोरावस्था का उम्र 11 से 19 वर्ष होता है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 से 19 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है। पहला ऑप्शन 26 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 28 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन 24 सेंटीमीटर या चौथा ऑप्शन 25 सेंटीमीटर। तो सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है। पहला ऑप्शन एपीकल्चर, दूसरा ऑप्शन हार्डिकल्चर या तीसरा ऑप्शन सेरिकल्चर या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना हार्टिकल्चर कहलाता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्टिकल्चर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि किस ग्रह को प्रभात का तारा अथवा संध्या का तारा कहा जाता है। पहला ऑप्शन बुध, दूसरा ऑप्शन पृथ्वी, तीसरा ऑप्शन बृहस्पति या चौथा ऑप्शन शुक्र। तो शुक्र को हम लोग प्रभात का तारा या संध्या का तारा कहते हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है। पहला ऑप्शन आयतकार, दूसरा ऑप्शन वर्गाकार, तीसरा ऑप्शन नौकाकार या चौथा ऑप्शन वृत्ताकार। तो जो आकृति नौकाकार होता है उस वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नौकाकार। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया से जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है जैव निम्नीकरणीय, दूसरा ऑप्शन जैव अनम्नीकरणीय, तीसरा ऑप्शन संश्लेषित रेशा या चौथा ऑप्शन अपघटन। तो जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया से जीवाणु के द्वारा अपघटित होती है उन्हें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन तारत्व, दूसरा ऑप्शन आयाम, तीसरा ऑप्शन शोर या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आयाम। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है। पहला ऑप्शन आकर्षण, दूसरा ऑप्शन प्रतिकर्षण, तीसरा ऑप्शन आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो विपरीत आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आकर्षण। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 34। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस हैं। पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन मीथेन, तीसरा ऑप्शन दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस उत्तरदायी होती हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि वह पुस्तक जिसमें सभी संकटपन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है कहलाता है। पहला ऑप्शन ब्लू डाटा बुक, दूसरा ऑप्शन ग्रीन डाटा बुक, तीसरा ऑप्शन येलो डाटा बुक या चौथा ऑप्शन रेड डाटा बुक। तो उस बुक को हम लोग रेड डाटा बुक कहते हैं जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रेड डाटा बुक। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है। पहला ऑप्शन सौर ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन परमाणु ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन जल ऊर्जा या चौथा ऑप्शन कोयला। तो इनमें से जो कोयला है वह
जीवाश्म ईंधन है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं। पहला ऑप्शन कोशिका झिल्ली, दूसरा ऑप्शन कोशिका भित्ति, तीसरा ऑप्शन रिक्तिका या चौथा ऑप्शन केंद्रक। तो कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना को हम लोग रिक्तिका कहते हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्तिका। हमारा अगला क्वेश्चन, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है। पहला ऑप्शन श्वेत फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन लाल फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन सोडियम या चौथा ऑप्शन पारा। तो जो श्वेत फास्फोरस अधातु हैं वह कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत फास्फोरस। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, दूसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक या चौथा ऑप्शन है लुई पास्चर। तो किण्वन की प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने की थी, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लुई पास्चर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है। पहला ऑप्शन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, दूसरा ऑप्शन विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का, तीसरा ऑप्शन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का या चौथा ऑप्शन विद्युत धारा के त्वरित प्रभाव का। तो जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का संकेत करती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था। पहला ऑप्शन बारबी, दूसरा ऑप्शन चार्ली, तीसरा ऑप्शन डॉली या चौथा ऑप्शन सिम्बिया। तो विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था, उसका नाम था डॉली, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉली। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तरल हैं। पहला ऑप्शन ठोस एवं द्रव दोनों, दूसरा ऑप्शन द्रव एवं गैस दोनों, तीसरा ऑप्शन ठोस एवं गैस दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो द्रव और गैस होता है उन्हें हम लोग तरल पदार्थ कहते हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव एवं गैस दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। हमारा क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। पहला ऑप्शन पानी, दूसरा ऑप्शन पेट्रोल, तीसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड या चौथा ऑप्शन तेल। तो विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड को माना जाता है, इसलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग कहलाता है। पहला ऑप्शन एडमस एपल या कंठमणि, दूसरा ऑप्शन लेरिकस, तीसरा ऑप्शन थायराइड या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग एडमस एपल या कंठमणि कहा जाता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एडमस एपल या कंठमणि। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश में कितने रंग होती हैं। पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 6 या चौथा ऑप्शन 7। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होती हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 7। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन अनाज, दूसरा ऑप्शन फसल, तीसरा ऑप्शन कृषि या चौथा ऑप्शन खेती। तो एक ही स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को हम लोग फसल कहते हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फसल। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई से मापी जाती है। पहला ऑप्शन किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन मीटर, तीसरा ऑप्शन प्रकाश वर्ष या चौथा ऑप्शन सौर वर्ष।
तो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष से मापते हैं, इसलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतह पर अधिक होता है। दूसरा ऑप्शन कम होता है, तीसरा ऑप्शन बराबर होता है, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो घर्षण चिकने सतह की अपेक्षा रुखड़े सतह पर अधिक होती है, इसलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है। पहला ऑप्शन है पॉलिस्टर, दूसरा ऑप्शन सेलुलोज, तीसरा ऑप्शन एक्रेलिक, या चौथा ऑप्शन नायलॉन। तो इनमें से जो सेलुलोज है वह प्राकृतिक बहुलक है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज। हमारा अगला क्वेश्चन और इस सेट का हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन सुरीली ध्वनि, दूसरा ऑप्शन संगीत, तीसरा ऑप्शन शोर, या चौथा ऑप्शन सुखद। तो जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगे तो वो उसे हम लोग शोर कहते हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शोर। तो दोस्तों यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।